हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। तो बच्चों, जैसे मैंने आपसे बोला हुआ था कि हम कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगी और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उसके अलावा देखते ही आप जैसे आप क्वेश्चन को देखें तो आप उस पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को आसानी से आइडेंटिफाई कर लें और उस क्वेश्चन को आसानी से लगा लें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने अब सारी चीजें तो पढ़ ली, लेकिन पेडागोजी के बारे में आपको नहीं पता। देखो, व्हाट इज पेडागोजी? हिंदी में इसे शिक्षण शास्त्र कहते हैं। अब शिक्षण शास्त्र है क्या, पेडागोजी है क्या? सारी चीजें पढ़ी, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी एक तरीके की आर्ट है और एक तरीके की साइंस है। किसकी बच्चा? टीचिंग की। तो पेडागोजी क्या हो गई? एक तरीके की कला और एक तरीके का विज्ञान। मतलब किस कला से आप पढ़ा रहे हैं और कौन सी विज्ञान की ऐसी टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना सके और बच्चों को लर्निंग करा सके। ठीक है, बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सके। तो यही है पेडागोजी, जो एक तरीका है शिक्षण करने का। टीचिंग की एक मेथड, एक तरीका है। आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद। हिंदी में इसके लिए और भी शब्द हैं, नवनिर्मितवाद, नव संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद, ये सारे वर्ड्स हैं आपके कंस्ट्रक्टिविज्म के। अब कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही क्या है? देखो, ये वर्ड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये जनरली आता ही आता है। तो जहां पर भी आपको ये वर्ड दिखता है तो ये पॉजिटिव वर्ड है आपका। ओके, तो आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्ट करना। आपको क्लास में ऐसी चीजें करवानी है जिससे कि बच्चा स्वयं से खुद से कंस्ट्रक्ट करे, खुद से बनाए सारी चीजें, खुद से सीखे, खुद से आगे बढ़े। ये यहाँ पर अब आपके कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट आते हैं या कुछ ऐसे मनोवैज्ञानी आते हैं जो कि आपके कंस्ट्रक्टिविज्म पे वर्क करते हैं। उनकी थ्योरी ही कंस्ट्रक्टिविज्म पे है। जैसे आपकी प्याजे हैं और आपके वेगोस्की हैं, ये दोनों के दोनों ही आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। और ये जो सवाल है ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये सवाल आपका DSSB और दूसरे टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाने वाला सवाल है। आगे बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग। कंस्ट्रक्टिविज्म हमेशा कहता है कि स्वयं से करके सीखना। बच्चा क्या करेगा तभी सीख सकता है जब वो चीजें क्या करेगा, खुद से करे। ठीक है। दूसरा है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। ठीक, अब बच्चा कैसे लर्न कर सकता है? जब तक वो स्वयं से अनुभव ना करे, स्वयं से एक्सपीरियंस ना ले किसी चीज का। जब तक बच्चे को पता नहीं चलेगा कि आपने बोला कि बच्चे चाय को छूना नहीं, हॉट है, लेकिन बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन जब उसने उसे टच किया और उसे फील हुआ कि नहीं ये हॉट है, और नेक्स्ट टाइम से उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग कैसे हो रही है यहाँ पे? एक्सपीरियंस से, उसने खुद एक्सपीरियंस किया। ठीक है। अब आपका कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए? रोल ऑफ अ टीचर, शिक्षक की भूमिका। ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षक की जो भूमिका है वो एक मार्गदर्शक, एक आयोजक और एक सुगमकर्ता के तौर पे होती है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है फैसिलिटेटर। तो एक शिक्षक, मार्गदर्शक का मतलब समझ रहे हैं? रास्ता दिखाने वाला। ठीक है। आयोजक, आयोजक का मतलब है बच्चे के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां पे वो बच्चा सीख सके, या फिर सुगम करता, चीजों को बच्चे के लिए काफी आसान बना दी जाए। ठीक है। अब ये आपकी बात हो गई किसकी? रोल ऑफ अ टीचर। तो एक फैसिलिटेटर, हिंदी में थोड़ा सा बच्चा यही रहता है कि हिंदी में उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए आपके 3 या 4 शब्द हो जाते हैं और कई बार ज्यादा भी शब्द आ जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में आपके लिए पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं। तो कोशिश करिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही चीजें, दोनों दोनों ही लैंग्वेज में आप पढ़ने की कोशिश करें। तो इससे आपको एग्जाम में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं बोल रही हूँ, हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, इंग्लिश थोड़ा सा आसान हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मैं बाइलिंगुअल ही इस्तेमाल कर रही हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड, बालक के गुण। देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि बालक के क्या क्या गुण होने चाहिए जब आप उसे सिखा सकें। कौन से ऐसे गुण होंगे, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बच्चे के, तो आप उसे सिखा सकें। सबसे पहला है क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासु। बच्चा क्यूरियस होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, तभी आप उसे सिखा सकते हैं, वरना आप उसे नहीं सिखा सकते। ठीक है। दूसरी बात आ जाती है रेडीनेस।
रेडीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडीनेस यानी कि तत्परता। बच्चा जब तक पढ़ने के लिए तत्पर नहीं है, रेडी नहीं है, आप बच्चे को सिखा नहीं सकते। ठीक, ये हो गया रेडीनेस। अगला आता है मोटिवेटेड, अभिप्रेरित। बच्चा आपका क्या है, जब तक मोटिवेट नहीं है, पढ़ने के लिए अभिप्रेरित नहीं है, तभी भी आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है। आस्क क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी लगभग दोनों सिमिलर ही आ जाते हैं। बच्चा क्यूरियस रहेगा तभी वो क्वेश्चंस पूछेगा, और आपको क्या करना है, बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना है। ऐसा नहीं करना है कि बच्चा आपका क्या करे, क्वेश्चन पूछे और आप उसे बोलते नहीं, ये क्वेश्चंस नहीं पूछो, फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछना, ये नहीं करना। आपको बच्चे की क्यूरियोसिटी को वहीं पे शांत करना है। क्वेश्चन अगर आपको उस समय पे उसका आंसर नहीं आया, तो आप कुछ समय के बाद उसे बता दें या अगली क्लास में उसे बता दें, लेकिन उसे उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दें, क्योंकि बच्चे के अंदर ये हर एक चीज को जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है। वो हर एक चीज को समझना चाहता है, हर एक चीज को जानना चाहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं बच्चे के। ठीक है, आगे बात करते हैं। Such behavior which is not expected from child. These options will always be incorrect. अब देख रहे हैं मैंने यहाँ पर आपके ऑप्शंस जो रखे हुए हैं, ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपके कभी भी सही नहीं होंगे, हमेशा गलत होंगे। तो ऐसे बिहेवियर या ऐसा व्यवहार जो शिक्षक अपने बालकों से अपेक्षित नहीं कर सकता, ये विकल्प हमेशा गलत होंगे। और जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हमारी जो क्लास होती है, ठीक है, वो इंडिविजुअल डिफरेंस वाली क्लास है। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, एक दूसरे से अलग है, ये तो आप समझते हैं। तो इसीलिए कभी भी एक टीचर को क्या करना है, हाई आईक्यू नहीं होना चाहिए एक टीचर का, सॉरी, एक बच्चे का हाई आईक्यू। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे आपकी क्लास में जितने भी बच्चे सारे उच्च बुद्धि लब्धि या हाई आईक्यू वाले बच्चे हों। कोई नॉर्मल नीचे लो आईक्यू के भी हो सकते हैं, हाई आईक्यू के भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है स्कोरिंग हाई मार्क्स, अधिक अंक लाने वाला। तो अब क्लास में ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो जितने बच्चे हैं सारे बच्चे आपके अच्छा स्कोर करें क्लास में या अच्छे ही मार्क्स लेके आए। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगला डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट। अब आपके सारे ही बच्चे, ऐसा नहीं होगा कि वो सभी सब क्या हो, अनुशासित भी रहें और आज्ञाकारी भी रहें। ये भी हो सकता है कोई बच्चा घूम रहा है क्लास में, ऐसे ही कोई बच्चा कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे आपकी बात ही माने। फिर अगला आता है आपका क्रिएटिव, यानी कि सृजनशील। अब सारे बच्चे क्रिएटिव भी पॉसिबल है नहीं कि सारे बच्चे क्रिएटिव हो। अगला आता है गिफ्टेड, गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली छात्र। अब ऐसे छात्र जो आपके क्या हैं, हर एक चीज में एकदम परफेक्ट हैं। वो उनकी राइटिंग अच्छी है, वो रीडिंग अच्छी कर लेते हैं, वो क्लास में आंसर करते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो ये गिफ्टेड चाइल्ड हो जाते हैं। लेकिन आप ये भी क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगला है फर्स्ट इन क्लास, हर बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, गुड मेमोरी, हर एक बच्चे की मेमोरी अच्छी हो, ये भी ज़रूरी नहीं। कुछ बच्चे रोट लर्निंग अच्छा कर लेते हैं, कुछ बच्चे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर समझ के अपना काम करते हैं। ठीक है, अगला है हाई सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल। हर बच्चे का अपना सोशल और इकोनॉमिक लेवल होता है और उसी के हिसाब से वो अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, एक बच्चे में आप कभी भी ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये हमेशा गलत पॉइंट्स है। ठीक है, कुछ बच्चों में कुछ चीज़ें हो सकती हैं और कुछ बच्चों में कुछ अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी क्लास है, मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्लास में हर एक बच्चा इसी लेवल में पहुँच जाए, इसी लेवल का हो जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको हर एक बच्चे की तरह चलना है, हर एक बच्चे को समझना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर मैं इसके ही कुछ पॉइंट्स आपके रहते हैं, उसको मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।